हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? आइए, आज की क्लास जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ फैक्चुअल नोट्स के साथ में मैं आप सब लोगों के सामने में आऊँगा। तो जो भी मैटर जो अभी बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ क्लास नोट्स जो हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किया है क्लास के साथ में, उसको आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आज ही हम लोग उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आज जो हम लोग आ रहे हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी का फैक्चुअल नोट्स आपके सामने में दिख रहा है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के फैक्चुअल नोट्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं मिनरल्स ऑफ इंडिया। अब जैसे मैंने बताया था कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पर पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं इंडिया से भी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, जैसे कि आयरन, लोहा कहाँ पर है? ओडिशा और कर्नाटक। स्टेट कौन से हो गए? ओडिशा, कर्नाटक। कौन कौन से जगह पर लोहा पाया जा रहा है? तो बैलाडिला एमपी, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक, चिकमंगलूर कर्नाटक, हॉस्पेट कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, नोआमुंडी झारखंड, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। अब ये आयरन ओर्स जो है, ये हम लोग देख रहे हैं कि किस राज्य में कौन सा माइंस रीजन है, वो आपके सामने में। और आयरन ओर जो है कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है भारत में? तो ओडिशा और कर्नाटक। ऐसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो दूसरे नंबर पर आपके सामने में है बॉक्साइट। बॉक्साइट फिर से ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। और बॉक्साइट जो पाया जा रहा है, आप देखिए, एल्युमिनियम के रूप में कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर, ये सब जगहों पे आपको क्या पाया जा रहा है? बॉक्साइट पाया जा रहा है। अगर हम लोग मैग्नीज की बात करते हैं तो ये आपके सामने मैग्नीज का पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है। कोयला की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन होता है कि इनमें से मैग्नीज कहाँ पाया जा रहा है? बालाघाट में मैग्नीज पाया जा रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बालाघाट आपको तांबा के लिए भी जाना जाता है। बाबा बुदन हिल्स आया हुआ है जो कि लोहे के लिए फेमस है कर्नाटका में। तो दो क्वेश्चन जैसे बाबा बुदन हिल्स से बनते हैं। बाबा बुदन हिल्स से कौन से अयस्क पाए जाते हैं? लौह अयस्क पाए जाते हैं। और कहाँ पर है बाबा बुदन हिल्स? तो कर्नाटका में। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। कोयला देखिए, अब कोयला की बात करें, झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कोयला से। अगर हम लोग कॉपर की बात करें, आंध्र प्रदेश मैक्सिमम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है। और कॉपर में बालाघाट एमपी भी हो गया, खेतरी राजस्थान हो गया, सिंहभूम झारखंड हो गया, मौसाबनी भी झारखंड हो गया। तो इस तरह से आपको रीड करने हैं। ये मैटर आपको पीडीएफ के रूप में आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। अगर एप्लीकेशन पर अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं ये मैटर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने मोहन जी को सेंड किया हुआ है, वो आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, गोल्ड देखिए, सोना। अब सोना की बात करें तो कोलार माइंस आप सब लोगों की जानकारी में सोना के लिए फेमस है, और रामगिरी आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगर हम लोग इसके बाद जो देखें तो देखिए, ये क्यों हट जा रहा है? अब ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर गोल्ड अभी हमने देखा था। अब जो बारी है सिल्वर, जिंक एंड लीड की। चांदी, जस्ता, सीसा कहाँ पाया जाएगा? जावर माइंस। जावर की खान कहाँ पर है? उदयपुर। ऐसे क्वेश्चन बनता है। जावर की खान उदयपुर के समीप राजस्थान में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगुड़ा झारखंड में। थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है केरला में। डायमंड कहाँ पाया जा रहा है? एमपी में। ठीक, ध्यान में होगा आपको डायमंड के बारे में। अब जो देखिए, यहाँ पर जो हम लोग अगर देखें पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम की हम लोग अगर चर्चा करें
तो पेट्रोलियम महाराष्ट्र मैक्सिमम है, आपको बताया गया था कि बॉम्बे हाई से सर्वाधिक पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट रैंक आपको दिया गया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ पर डिगबोई है, कोयली है, खंबात की खाली, कलोल है गुजरात में, डिगबोई नहरकटिया कहाँ पर है तो असम में। जामनगर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, लार्जेस्ट रिफाइनरी अगर है गुजरात में, ठीक, तो वो जामनगर है, रिलायंस वाला, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये सब हमने मिनरल्स की बात किया जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, वर्ल्ड मिनरल्स भी यहाँ पर आपके सामने में है, वर्ल्ड मिनरल्स भी आपके सामने में यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। देखते हैं वर्ल्ड मिनरल्स में आयरन ओर, कॉपर, टीन, लीड, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कौन सा देश फर्स्ट है तो मैक्सिमम सब में चाइना होगा। कॉपर में चिली है एक, टीन में चाइना, लीड में चाइना, जिंक में चाइना, एल्युमिनियम में चाइना, मैग्नीज में चाइना, सीमेंट में चाइना, पेट्रोलियम में फिर सऊदी अरब है, सिल्वर में एक पेरू है, कोयला में फिर से चाइना, गोल्ड में फिर एक साउथ अफ्रीका अलग है, यूरेनियम कजाकिस्तान, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, नेचुरल गैस रसिया। ये आपको अलग से वर्ल्ड के खनिज यहाँ पर आपके सामने में दिए गए हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से अगर क्वेश्चन कभी पूछे जाए, भारत का कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है, जैसे आप पढ़ते हैं तारापुर, कैगा, काकरापार, कुडुनकुलुम, रावत भाटा, नरोरा, वो सब आपके सामने में देखिए। तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा कोटा, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात और कुडुनकुलुम तमिलनाडु। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने में पॉइंट दिया गया हुआ है ये है रेलवे को हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपके स्क्रीन पर जो अभी दिख रहा है यही मैटर से मैंने दिया हुआ है पीडीएफ में, तो यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका मैं बैकग्राउंड अगर ग्रीन कर दूं तो कैसा लगेगा, ये कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए अब आपको देखने में बनेगा ये रेलवे से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक बार कुछ चीज़ें जैसे आपको रीड करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है कि रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई है, 16 अप्रैल 1853 में। फर्स्ट ट्रेन कब चली है, मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर की दूरी। रेलवे बजट को सेपरेट कब किया गया था जनरल बजट से, तो वो 1924 में किया गया था। किस कमेटी के द्वारा, एकवर्थ कमेटी के द्वारा। ठीक, सावन बजट से अलग किया गया था। ये जो लाइंस जो होती है ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये कितने कितने मीटर का कौन सा लाइन जो होता है ये आपके सामने में है। ठीक है, क्लियर है। देन देखिए कि फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है भारत की। ठीक, सो ये भी आप लिख के रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना है। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया की अगर हम चर्चा करें तो अब हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है ये गतिमान एक्सप्रेस है, जो पहले था जब ये मैटर मैंने कंपाइल करवाया था, अब ये हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से बनारस की ओर चलती है। ठीक है, दिल्ली बनारसी रूट पर है। इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी है, इस ट्रेन कर सकती है, लेकिन वही 160 तक चलता होगा ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले शताब्दी ट्रेन थी जो भारत में फास्टेस्ट चलती थी, 120, 130, 135 तक। फिर गतिमान एक्सप्रेस आया जो कि 150 से 160 तक हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 160 से 180 भी जा रहा है। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जो मेट्रो ये जो चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, वो सब तो अलग ही स्पीड होगी, 200 प्लस होगा वो। ठीक है,
तो उसको ही ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है ये विवेक एक्सप्रेस है, ध्यान दीजिएगा। लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी को तय करेगा। 4273 किलोमीटर है, टाइमिंग है 82.15 आवर्स, मतलब 82 घंटे में जाकर आप इसको लास्ट स्टेशन कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसी विश्व की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी कहाँ चलती है, तो वो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रसिया में चलती है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देन अगर हम लोग देखें तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड यहाँ पर आपके सामने में एक पॉइंट दिया गया हुआ है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड, करेंटली यूज ऑफ दिस कार्ड इज इन दिल्ली मेट्रो, मेट्रो फीडर एंड अदर ट्रांसपोर्ट मीडियम। मतलब एक ही कार्ड से आप मेट्रो फीडर सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, दिल्ली मेट्रो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है बायो टॉयलेट का, भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, मेड बाय इंडियन रेलवे एंड DRDO के द्वारा बायो टॉयलेट अब यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे कि अब जो ट्रेन में जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें जो टॉयलेट होते हैं ओपन नहीं होते, वो बायो टॉयलेट बनाए गए हुए होते हैं। ठीक है, भारत के फैक्ट्री से भी क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे के संदर्भ में। चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पर है, कब बनाया गया, सबसे पुराना कारखाना है ये रेल का विद्युत इंजन बनाने का। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, पेराम्बूर, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन होता है, यात्री डिब्बे का निर्माण होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, ये पंजाब में रेल डिब्बा निर्माण होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी देखिए एक रेल व्हील प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था छपरा बिहार में, रेल पहिया निर्माण होगा। और ऐसा ही एक पॉइंट और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये रहा लोकोमोटिव प्रोजेक्ट्स, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में बनाया गया था, पिछले 5-6 सालों की बात है ये। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में एस्टेब्लिश किया गया, जो कि AC कोच का निर्माण करता है, AC कोच का निर्माण करता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर, रायबरेली, UP। ठीक, तो इन सब से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कुछ जो पॉइंट है वो मेट्रो रेल से रिलेटेड आपको दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड, कि कहाँ पर विश्व की पहली मेट्रो रेल चली। ठीक है, कहाँ किस देश में जो मेट्रो चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट मेट्रो ट्रेन, विश्व की पहली मेट्रो रेल कब चली है, लंदन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो सर्विस, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो सेवा कहाँ पर है, तो शंघाई में, चीन में। भारत में क्या है, तो कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया वेयर मेट्रो सर्विस स्टार्टेड 1984 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो मेट्रो सेवा स्टार्ट की गई थी कोलकाता से स्टार्ट की गई थी, कब, 1984 में, वो ध्यान रखिएगा। मेट्रो इज कॉल्ड ट्यूब इन लंदन। अगर हम लोग चर्चा करें कि लंदन में मेट्रो को क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, ट्यूब। जैसे आप सबवे सर्फर खेलते होंगे, USA में मेट्रो को सबवे कहा जाता है। देखिए एक पॉइंट है, मेट्रो इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन इन पेरिस, फ्रांस की हम लोग बात करें, और मेट्रो इज कॉल्ड टी सबवे, मेट्रो इज कॉल्ड सबवे, बेसिकली ध्यान रखिएगा। तो सबवे कहाँ पर कहते हैं, USA। ठीक, और एक पॉइंट है कि दिल्ली मेट्रो रेलवे जो है ये फर्स्ट मेट्रो रेल है जिसको कि कार्बन क्रेडिट दिया गया हुआ है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो जितने कार्बन का इमिशन कर सकती है उससे कम अगर करती है तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड सेल कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें एक दिया गया कि आप 1 टन कार्बन का, कार्बन CO2 वगैरह जो पॉल्यूशन होते हैं उसका इमिशन कर सकते हैं मैक्सिमम, और हम कर रहे हैं 1 टन की जगह पे 0.20, तो अब 20% कर रहे हैं, तो 20% अगर आप कर रहे हैं तो आप 80% सेव कर लिए, तो वो आपको कार्बन क्रेडिट हो गया। आप इसको किसी दूसरे देश, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो। ठीक,
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब। देन देखिए, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इन इंडिया हम लोग देखें तो कब चला है, डमडम से टॉलीगंज आपको देखने को मिलेगा। लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है, सर्वाधिक बोगियों वाली जो है, प्रयागराज एक्सप्रेस है भारत में। सबसे लंबा रेलवे टनल जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में, लेकिन अब ये लॉन्गेस्ट रेल टनल जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, विकिपीडिया के अनुसार पीर पंजाल, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ। रेलवे टनल इन इंडिया, यस, पीर पंजाल रेलवे टनल अब हो चुका है 10.96 बनिहाल दर्रे में, ठीक है। एशिया के सेकेंड नंबर पर है और इंडिया का फर्स्ट है। 10.9 किलोमीटर पीर पंजाल रेलवे टनल, ये पहले था। अब यहाँ पर एक डाटा आपके सामने में आ रहा है, पीर पंजाल रेलवे टनल और रेलवे सुरंग, ये आपको बनिहाल पास में है। ये बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ता है बेसिकली, ठीक है। बनिहाल को काजीगुंड जगह का नाम है, उससे जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है ये, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे अटल टनल भी कहा गया हुआ है, ठीक है, इसे अटल टनल भी कहा गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक रोड टनल भी अगर मैं आपको यहाँ पर नोट करवा दूँ तो एक रोड टनल लिख के रख लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। नेशनल हाईवे 44 में है ये, नेशनल हाईवे 44 में इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल है, 9.28 किलोमीटर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग लिख के रख लीजिएगा कहीं पर नोट करके, ये आपको लॉन्गेस्ट रोड टनल है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 से जुड़ा हुआ है ये। तो ये इस वाले को आपको काट देना है और ये लिख लेना है कि रेलवे सुरंग कौन सबसे लंबा है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अटल टनल भी हम लोग इसको कहते हैं, अटल टनल। ये आपको पीर पंजाल की पूर्वी श्रेणी में देखने को मिलेगा, पूरी पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में ये आपको देखने को मिलता है अटल टनल। इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरेगा। लॉन्गेस्ट रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये आपके सामने में है, गोरखपुर। देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा, फेरी क्वीन, ये एक पॉइंट दिया गया। एक दो पॉइंट मैंने ऐड किए यहाँ पर, उसको आपको राइट डाउन करके रख लेना का है। थोड़ा सा इसको भी अपडेट करूँगा मैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो इस मैटर को कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी इसमें भी, जैसे कि मैंने आपको क्लास नोट्स में अपडेट करवाया है, ठीक। ये आपके सामने है पर्यटन आधारित ट्रेन, पर्यटन आधारित ट्रेन आप यहाँ पर देख रहे हैं।
ये कुछ पॉइंट आपको देखने होंगे जो पर्यटन आधारित ट्रेनें हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, फेरी क्वीन, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, ये सब अलग अलग नाम है जो आपको यहाँ पर दिए गए हुए हैं। ठीक, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टोन चैरियट इन द विट्ठल टेम्पल हम्पी। ये गोल्डन चैरियट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बुलेट, कुछ पॉइंट यहाँ पर है। बुलेट ट्रेन का आविष्कारक का नाम क्या है? हाइरोशिमा, 1864 में जापान के थे, उन्होंने किया था। पहले हाई स्पीड रेल लाइन ओसाका से टोक्यो तक में ही चली थी। ठीक, चीन की बुलेट ट्रेन है संघाई मैगलेब 2004 वाली, जिसकी गति 501 किलोमीटर प्रति घंटे है। और किस जगह पर सर्वाधिक बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाता है? तो जर्मनी। ये भी एक पॉइंट देखिएगा। भारत में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाने की अनुमति है। ठीक, एक जो पॉइंट है यहाँ पर कि भारत में पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग मुंबई से कुंडला के मध्य बना था 3 फरवरी 1925 को। ठीक, भारत में 28% रेल मार्ग, ये थोड़ा सा बढ़ गया है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। समझौता एक्सप्रेस लाहौर से अटारी, थार एक्सप्रेस मुनाबाई से खाकरा पार के मध्य में। जैसे कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट और हम लोग देख लें अगर रेलवे के संदर्भ में देखिए, यूनेस्को में शामिल जो हुआ है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यूनेस्को में शामिल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिमला टॉय ट्रेन, माथिन रायन टॉय ट्रेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, ये सब आपको यूनेस्को में शामिल है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही याद करने होंगे फैक्ट्स बेसिस पर, सब फैक्ट्स हैं जो रटने होंगे और कुछ नहीं कि यूनेस्को में कौन कौन से ट्रेन जो चल रही है अलग अलग, माथिन रायन है, दार्जिलिंग में है, शिमला में है, वो सब आपको यूनेस्को में शामिल है। रेल यात्री बीमा योजना, टिकट अपग्रेडेशन योजना सब दिया हुआ है। इंटरनेट रेल बुकिंग, जो टिकट बुकिंग शुरू किया गया 2010 से इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये एक पॉइंट है यहाँ पर आपके सामने में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम लोग इसको कहते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगर को जोड़ने वाला हाई डेंसिटी रेल मार्ग है ये। भारत का प्रथम विद्युत इंजन कौन सा? डेक्कन क्वीन था। देश का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन आपके सामने में दिया है भीम। सबसे पुराना भाप इंजन अकबर। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। मेघालय में रेलवे की शुरुआत 2014। पहले मेघालय रेलवे नहीं था, अब मेघालय में रेलवे आपको हो चुका है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है रेलवे में। इसके अलावा मैं आपको ना एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला और कॉरिडोर वाला, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाला भी फ़ोटो आपको इस PDF के साथ में आपको दूंगा। ठीक है, वो भी आपको एक बार देखना होगा। और दोनों जो मिलती है झांसी के पास में, कॉरिडोर भी और आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, वाटरवेज पहले हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वाटरवेज की चर्चा करेंगे। देखिए, जल परिवहन वाटरवेज की यहाँ पर हम लोग चर्चा अगर करते हैं तो दो प्रकार के वाटरवेज होते हैं, आंतरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन, ओशनिक वाटरवेज जहाज रानी परिवहन। ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक जो कि नदियों में चल रहे हैं, दूसरा जो कि ओशियन में चल रहे हैं। इंटरनल वाटरवेज अगर हम लोग देखें तो लेस देन 1% होता है टोटल ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि बहुत कम है ना, मैक्सिमम तो किससे, समुद्र से होता है व्यापार। ठीक, इंडियन इंटरनल वाटरवेज अथॉरिटी जो बनाई गई, नोएडा इसका मुख्यालय है, 1986 बनाई गई है। भारत में 14,500 किलोमीटर लॉन्ग नेविगेबल वाटरवेज है। ठीक, अब ये थोड़ा सा और बढ़ भी गया होगा, एक्यूरेट डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है। हाँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3 कौन किसको जोड़ता है? तो नेशनल वाटरवेज 1 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। गंगा हुगली सबसे लंबा भी है, ये गंगा हुगली नदी जुड़ी हुई है इससे। और सबसे लंबा वाटरवेज अगर कोई है तो नेशनल वाटरवेज 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेशनल वाटरवेज 2 की हम लोग चर्चा करें, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया है। नेशनल वाटरवेज 3 की हम लोग चर्चा करें, कोट्टापुरम से कोल्लम। ठीक है, ये चंपकारा कनल से
केरला में वेस्टर्न घाट के एरियाज में बनाया गया हुआ है, चमकारा नहर से जुड़ा हुआ है ये नेशनल वाटरवेज 3। देन जो अगर हम लोग देखें तो ये आपके सामने में है नेशनल वाटरवेज 4। ये है नेशनल वाटरवेज 4, काकीनाडा से मरक्कनम, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य में कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले के साथ साथ में देखने को मिलेगा। ये नेशनल वाटरवेज 5 है, ये आपके सामने में ईस्टर्न कोस्टल कैनल है। ये ब्राह्मणी नदी रिवर ओडिशा, ब्राह्मणी नदी का जो रीजन ओडिशा का है उससे बंगाल को जोड़ता है ये नेशनल वाटरवेज 5। एक और है नेशनल वाटरवेज 6, लखीमपुर को बांगा से जोड़ता है, बराक नदी असम में है ये। ठीक है, तो ये सारे नेशनल वाटरवेज से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा नेशनल वाटरवेज किसको किसको जोड़ता है, कौन सबसे लंबा है, किस नदी पर बनाया गया हुआ है। ठीक है, एक जो पॉइंट यहाँ पर है बकिंघम कैनल, मैंने आपको बताया भी था कि बकिंघम कैनल जो है कृष्णा नदी के डेल्टा से आपको जल को लेकर जाता है चेन्नई, मतलब कृष्णा नदी का जल कहाँ जा रहा है, चेन्नई। देखिए कुछ लिखा होगा ऐसा ही कुछ, बकिंघम नहर 413 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश चेन्नई के मध्य में, वो भी आप लिख के रख सकते हैं, कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लेकर जाता है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है, पटना। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम कहाँ पर है, कोलकाता। अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार हेतु भारत में बांग्लादेश के बीच संधि हुई थी, दोनों के 4-4 बंदरगाह यूज किए जाएंगे आपसी परिवहन और व्यापार के लिए। तो उसी की चर्चा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत की तरफ से कौन कौन से पोर्ट थे, बांग्लादेश की तरफ से कौन कौन से पोर्ट थे, ये आप जब CAPF देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। भारत की तरफ से हल्दिया, पांडु, कोलकाता और करीमगंज है, जबकि बांग्लादेश के नारायणगंज, खुलना, मोंगला और सिराजगंज। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सबसे लंबा जलमार्ग है, तो वो है यूपी। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, वो आंसर होता है यूपी। ठीक है, वो आंसर होता है यूपी। क्लियर है आपके सामने में, ये देखिए कहीं लिखा होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। अकॉर्डिंग टू कमर्शियल व्यू पॉइंट, व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत विश्व में 17वें स्थान पर है। भारत का जो टोटल कोस्टल लाइन हम लोग देखें तो 7516.6 किलोमीटर का एरिया होता है, जिस पर 13 बड़े पोर्ट हैं, 186 छोटे छोटे पोर्ट भी आपके सामने में होते हैं। अभी जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हुए हैं सब पोर्ट के बारे में पॉइंट्स आपके सामने में है। मुंबई पोर्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट आपके सामने में है मुंबई, सबसे बड़ा पोर्ट आपके सामने में है मुंबई, जो कि पूरे इंडिया के ट्रैफिक का 1/5 पार्ट 20% भाग को देखता है। पेट्रोलियम के लिए बेसिकली प्रोडक्शन के लिए फेमस है ये मुंबई वाला पोर्ट। देन है देखिए कोलकाता, इट इज़ अ रिवर पोर्ट सिचुएटेड एट हुगली रिवर इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये भी ध्यान में रखना है आपको। देन ये जो बनाया गया हुआ है कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर का भी निर्माण किया गया हुआ है। डायमंड हार्बर एक और पोर्ट है, वहीं पर हल्दिया पोर्ट जो बनाया गया कोलकाता में टू सपोर्ट कोलकाता पोर्ट। तो हल्दिया और कोलकाता दोनों ही आपको वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, और कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर का भी निर्माण किया गया हुआ, जहाँ पर जाकर समुद्री जहाज रुक सकती है। ठीक है, देन देखिए कोची लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट हम लोग देखें। इट इज़ सिचुएटेड ऑन लैगून, हमने चर्चा किया हुआ है लैगून कैसे बनता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट विच कनेक्ट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ईस्टर्न एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखें तो एक मैंने आपको एक झील कराया था, ध्यान में अगर होगा, वेम्बनाड लेक, और वेम्बनाड लेक में यहाँ पर है कोचीन।
ठीक है, और यहाँ से बड़ी बड़ी जहाज़ें इस झील से होकर यहाँ पर पहुँचती है। तो ये झील में है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जुड़ा हुआ है अरेबियन सी से, और ये जाकर कोचीन वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। देन मार्मुगांव, मार्मुगांव का आपको गोवा में है। ठीक है, सिंपल, ज्वारी नदी के तट पर ध्यान रखिएगा। मांडोवी नदी के तट पर पणजी शहर है, और मार्मुगांव जो है वो ज्वारी नदी के तट पर है, ऐसे ध्यान रखिएगा। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है। यहाँ से कुद्रेमुख के लौ अयस्क को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख जगह है, सह्याद्री की दक्षिणी सबसे ऊंची चोटी भी वही होती है, कुद्रेमुख। ठीक है, देन है कांडला। कांडला पोर्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1964 में बनाया गया था। टाइडल पोर्ट है गल्फ ऑफ कच्छ के क्षेत्र में। ये फ्री ट्रेड जोन है, आपको जैसे मैंने बताया मुक्त व्यापार क्षेत्र है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत में। यहाँ पर मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, विदेशी वस्तुएं यहाँ पर आती हैं। कांडला पोर्ट की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट है, ये ज्वारीय पत्तन है, बंदरगाह है। देन देखिए नावा सावा। अब नावा सावा जो है इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी हम लोग कहते हैं। इट डेवलप्स टू सपोर्ट द मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पर इतना बर्डन हो गया, बिजिएस्ट पोर्ट हो गया, कि उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन का भी निर्माण किया यहाँ पर। अब जैसे देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी जो पोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अब क्या हो रहा है, तो जेवर में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर यूपी का क्षेत्र है ये, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये है विशाखापट्टनम पॉइंट। देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, मल्टीपर्पज़ है ये। यहाँ से लौ अयस्क का हम लोग निर्यात भी करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पोर्ट जो है डॉल्फिन नोज पर एस्टेब्लिश्ड है। तो होता क्या है, जो इसकी संरचना होती है वो इस प्रकार की है, तो यहाँ पर है, तो इसको ज्वार वगैरह से ये बचा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसलिए इसको डॉल्फिन नोज हम लोग कहते हैं। डॉल्फिन नोज जो पहाड़ी बाहर की ओर निकली हुई है, तो मानसून का पवन हो, ज्वार हो, सबसे यह बचाव होता है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। हाँ, सबसे गहरा बंदरगाह आपको कौन सा है, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट वन इज पारादीप। पारादीप कहाँ पर, उड़ीसा में है, एक गहरा बंदरगाह है। ये पोताशय लैगून सदृश है, हर मौसम में कार्य करने वाला है। यहाँ से जापान को लोहे का निर्यात हम लोग करते, आया हुआ क्वेश्चन भी है पारादीप से। एन्नौर, ये टोटली कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है, भारत का सबसे पहला मैकेनाइज्ड पोर्ट, कंप्यूटराइज्ड पोर्ट अगर पूछा जाए तो आंसर होगा एन्नौर। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से ये आपको बनाया गया था। ठीक, ये बनाया गया ताकि चेन्नई बंदरगाह पर जो बर्डन है, व्यस्तता की स्थिति है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देन है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। 2010 में ये भारत को घोषित किया था। न्यूएस्ट पोर्ट जो है भारत का यही है, साउथ अंडमान द्वीप पर बनाया गया हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर सकते हैं, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। 2 पोर्ट और है, दाहेज, अलंग। सो दाहेज बंदरगाह से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे रसायनों को निपटान किया जाता है, गुजरात में है। केमिकल जो होते हैं उनको यहाँ पर निपटाया जाता है, इसको केमिकल पोर्ट भी हम लोग कहते हैं। अलंग बंदरगाह, जहाँ पर जलयान को तोड़ने का काम किया जाता है। बड़े बड़े जलयान, जैसे विक्रांत आपने नाम सुना होगा, तो विक्रांत जो जलयान था उसको अलंग बंदरगाह पर ही तोड़ा गया था। उसके अवशेष जो होते हैं वो कई सारे गाड़ियों में भी यूज़ हुए थे, पल्सर उल्सर में पता नहीं, या फिर किसी नहीं, पल्सर में नहीं, किसी और दूसरे मोटरसाइकिल में भी यूज़ हुआ था, जिसका ऐड भी किया गया हुआ था। तो ये सब अपने जो पॉइंट है वो आपको किससे जुड़े हुए थे, जल परिवहन से जुड़ा हुआ था। अब जो देख लीजिए
अब पॉइंट है आपको वायु परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट जो अब देख रहे हैं हम लोग वायु परिवहन। अब इतना लिखवाने में कितनी क्लासें लग जाएंगी, इसलिए मैं इसको आपको रेट का लिखा हुआ बस वो समझा दे रहा हूँ कि आपको ऐसे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। वायु परिवहन की अगर हम लोग चर्चा करें तो 1911 में पहली वायु सेवा मतलब वायुयान उड़ाया गया था भारत में, इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। ठीक है, ये यात्री सेवा नहीं था, ये डाक सेवा के लिए था, ध्यान रखिएगा। पहला विमान जो भारत में उड़ाया गया 1911 में, आज से सोचिए 110 साल पहले, 110, बहुत ज़्यादा स्थिति होती है। आज से 110 साल बाद जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, क्योंकि तब तक पूरा का पूरा कैपिटलिस्टिक माइंडसेट हो चुका होगा। ऑल एयरवेज कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया था 1953 में, ये भी एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं देखिए भारत में एयर इंडिया, भारत में एयर इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा देता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देन ठीक है, इंडियन एयरलाइंस जो है डोमेस्टिक फ्लाइट्स और भारत के 18 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में घरेलू उड़ान प्रदान करता है। हेड ऑफिस दिल्ली में है और एयर इंडिया का कहाँ पर है तो मुंबई में है। एयर इंडिया को पहले टाटा एयरलाइंस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक वायु दूत था पहले, जिसकी स्थापना 1981 में पूर्वोत्तर राज्यों के विमान सेवा उपलब्ध कराने से की गई थी। बाद में इसको इंडियन एयरलाइंस में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, एक आपके सामने में है पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये छोड़ सकते हैं। एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया AAI, ये सिविल एविएशन के लिए होता है, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया हुआ था। अगर यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये अलग पॉइंट है। ICAO निजी क्षेत्र में जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, ये सब विमान सेवा उपलब्ध करवाती थी। साथ में किंग फिशर अब नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि विजय माल्या जी चले गए, भाग गए, करोड़ों का अरबों का घपला करके। यहाँ घपला बहुत हुआ है देश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो और क्वेश्चन बनेंगे, पहला स्वदेश निर्मित यात्री विमान कौन सा है? सारस। पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट गोंडिया में है, महाराष्ट्र में। प्राइवेट सेक्टर का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना था? कोचीन में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। गो एयर की स्थापना कब हुई? 2000, ये भी क्वेश्चन कई बार देखा मैंने CGL वगैरह में भी। गो एयर की स्थापना कब हुई है? तो 2004 में। गो इंडिगो 2006, जेट एयरवेज 1983, किंग फिशर 2005, स्पाइस जेट 2005, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने हिस्ट्री इकोनॉमी वगैरह में पढ़ा होगा, BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होता है। कई बार होता है BOOT, बिल्ट ऑपरेट ऑन फिर ट्रांसफ़र। ठीक है, ये ऐसे है BOT, बिल्ट ऑपरेट ऑन, मतलब कि जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया JP ग्रीन्स के द्वारा। अब JP ग्रीन्स ने बनाया, JP ग्रीन्स नहीं बनाया ना, हाँ ठीक है। अब उन्होंने बनाया, ऑपरेट करेंगे और फिर किसको ट्रांसफ़र कर देगा? सरकार को। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। होता क्या है कि सरकार का काम है समाज के प्रति कार्य करना, डेवलपमेंट करना, लेकिन सरकार हर कार्य तो नहीं कर सकती। तो सरकार क्या करेगी? ये ठेका दे देगी पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर वाले बनाएंगे अरबों रुपया लगा के। अब जब उसने अरबों रुपया लगा के बनाया है तो वो क्या करेगा कि वो उसको चलाएगा। अभी जो टोल टैक्स जो वसूला जा रहा है, वो टोल टैक्स किसको जा रहा है? JP ग्रीन्स वाले को जा रहा है।
और जब तक कि उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाएगी वो सारा टोल टैक्स वही लेगा और उसके बाद वो ट्रांसफ़र किसको कर देगा, भारत सरकार को कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था BOOT, बिल्ट ऑपरेट ऑन ट्रांसफ़र। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा में आता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं आपको कुछ हवाई अड्डे के नाम यहाँ पर दिए गए हुए, इन हवाई अड्डों से भी क्वेश्चन बनते हैं, जीके का भी पोर्शन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, देवनहल्ली इंटरनेशनल बेंगलुरु में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद है, छत्रपति शिवाजी मुंबई, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, डोवलिम एयरपोर्ट गोवा, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। ये सारे आपको जो पॉइंट है ये एयरपोर्ट के नाम है स्थान विशेष के। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलई एयरपोर्ट कहाँ पर, गुवाहाटी। और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है ये आपको है इंदौर में। नागपुर में है अम्बेडकर एयरपोर्ट और चेन्नई में है अन्ना एयरपोर्ट। तो ये सब एयरपोर्ट के नाम हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन आपके सामने जो पॉइंट है रोड ट्रांसपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट के भी अच्छे खासे मैटर मैंने आपको दिए हुए हैं सारे, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवे, सब। रेलवे का एक अलग से पॉइंट आपका होगा जिसमें कि आप रेलवे के 17 जोन को देख पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, जो जोन वाला मैटर भी आपको मैंने इंक्लूड करके दिया हुआ है वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपके सामने PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने से किया था। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बना है। ठीक है, इस भाग में आप देख रहे हैं कि भारतीय सड़क नेटवर्क घनत्व जो है बड़े क्षेत्रों में सड़कें बनाई गई है जो अमेरिका, चीन और ब्राज़ील से बेहतर है। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग की हम लोग बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। नेशनल हाईवे की हम लोग बात करें तो, और इसका निर्माण कौन करता है, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 बनाई गई। 2 स्टेज पर NHDP काम करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम लोग बात करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, नेशनल हाईवे डेवलपिंग प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसकी मैं चर्चा कर रहा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और सेकंड जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक, इन दोनों का मैं फिगर भी आपको साथ में एक PDF में मिलेगा, JPG दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है साथ साथ में। ठीक है, तो उसको आपको एक बार देखना होगा। सब मोबाइल में पड़ा हुआ, अगर किसी बच्चों को नहीं मिला होगा, अगर ना मिल पाए PDF, तो आप एक बार मुझे टेक्स्ट ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ना हो तो लिख के रख लीजिएगा। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जो ये PDF है ये अवेलेबल करवाऊंगा। ये PDF आपके पास, ये नहीं और भी PDF 5-6 PDF मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, सब आपके पास में होने चाहिए, और साथ में एक क्लास नोट्स और एक सॉल्व पेपर, काम हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जानते हैं आप, बड़े बड़े 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज है। ये नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ देगा और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ देगा, ये ध्यान में रखिएगा। झांसी इसका जंक्शन होता है, झांसी, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ साउथ कनेक्टिंग पॉइंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई भी आपके सामने में दी गई हुई है। कई बार हो जाता है दिल्ली मुंबई ये सब किलोमीटर पूछ देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना, और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक रोड की लंबाई, सड़क की लंबाई किस में होगी, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट रहता है, देखेंगे हम लोग। ठीक, ये कुछ नेशनल हाईवे के पॉइंट आपके सामने में दिए गए हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल हाईवे 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 47A, नेशनल हाईवे 44, जो कि अब भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44। और इसी नेशनल हाईवे 44 में मैंने अभी कौन सा बोला था
तो बनिहाल का अटल टनल, जो कि विश्व का, ये भारत का सबसे लंबा टनल, सॉरी हम लोग ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर में है, वो तो अलग है ना, रेलवे वाला है। ठीक, देन अभी कुछ पॉइंट यहाँ पर है इंडस्ट्रीज से, कौन सी इंडस्ट्रीज कब एस्टेब्लिश की गई, इसका एक अलग पीडीएफ में लोकेशन बेस्ड मैंने फोटो दिया हुआ है। ये तो टाइप है, वहाँ पर लोकेशन बेस्ड है, वहाँ से भी आप याद कर पाएंगे, यहाँ से भी याद कर पाएंगे कि कॉटन कहाँ हुआ, जूट कहाँ हुआ, रेयन कहाँ हुआ, पेपर कहाँ हुआ, सब आपके सामने में। शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, हेवी इंजीनियरिंग, सब यहीं पर है। हेवी इंडस्ट्रीज़ को अगर हम लोग देखें तो ये हेवी इंडस्ट्रीज है, भारी उद्योग राउरकेला में, और राउरकेला भारी उद्योग जो है उड़ीसा में एस्टेब्लिश है। किसकी सहायता से बनाया गया? जर्मनी की सहायता से। ये हेवी इंडस्ट्रीज़ की हम लोग अगर बात करें तो देन है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया हुआ है। भिलाई छत्तीसगढ़ की बात करें, रसिया की सहायता से बनाया गया हुआ है। बोकारो झारखंड की बात करें, रूस की सहायता से बनाया गया हुआ है। देखिए अब पॉइंट है दुर्गापुर। अब दुर्गापुर से कैसे, दुर्गापुर जो भारी उद्योग है उसे कोयला कहाँ से मिलता है, आयरन कहाँ से मिलता है, दोनों ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देन है राउरकेला, जो ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राउरकेला। तो राउरकेला को कोयला कहाँ से मिल रहा है, आयरन कहाँ से मिल रहा है। देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो राउरकेला है, दुर्गापुर है, बोकारो है, रानीगंज है, इसे लोहा कहाँ से, कोयला कहाँ से और किसकी सहायता से बनाया गया ये हेवी इंडस्ट्री। ये क्योंकि शुरुआती दौर में बने थे अपने देश में, तो विभिन्न देशों के सहयोग से बनाया गया था। अब देखिए जैसे कि भिलाई में भी ऐसी है, तो भिलाई में आयरन जो आता है डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़ से आता है, भिलाई। ठीक है, अब देखिए जमशेदपुर, अगर हम लोग जमशेदपुर की बात करें, आयरन आता है गुरु महिसानी ओडिशा से, मयूरभंज नोवामुंडी से। ठीक, कोयला आता है झरिया से। भद्रावती की बात करें तो भद्रावती कर्नाटक में है। फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर यूज वुडन कोल, यहाँ लकड़ी वाला कोयला का यूज़ किया गया हुआ है। यहाँ पर आयरन की प्राप्ति होती है बाबा बुदन की पहाड़ी से, और कोयला जो आता है ये आपको लकड़ी वाला कोयला का हम लोग यूज़ करते हैं। विशाखापट्टनम हेवी इंडस्ट्री जो है, आयरन आता है बेलाडीला छत्तीसगढ़ से, और ये कोयला को इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से। जितने में ये कोयला रानीगंज सिंहभूम से मंगाएगा उतने में तो ये आयात कर लेता है, कम पैसे लगते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया से आयात करने में। तो ये हमने दिखाया जो अभी आपको, ये हेवी इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट अभी आपने देखे। अभी जो ये पॉइंट है सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एस्टेट, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा क्रॉप्स है, बेवरेज है, स्पाइसेज है, प्लांटेशन है, फाइबर क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, कौन कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्यवार यहाँ पर पॉइंट दिए गए हुए हैं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, चावल, ये सब आपको इस प्रकार से याद कर जाने हैं। ठीक है, अब देखिए चाय में असम है, टम्बैको में गुजरात है, रबर में केरला है, कॉफ़ी में कर्नाटक है, ये डायरेक्ट याद कर जाना। और ये भी ध्यान रखना कि ये प्लांटेशन क्रॉप्स है, ये फाइबर क्रॉप्स है। कॉटन, जूट, सिल्क ये फाइबर क्रॉप्स होते हैं। शुगर केन, पोटैटो, ओनियन ये सब कैश क्रॉप्स होते हैं। ऑयल सीड्स वाले कोकोनट, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर ये सब ऑयल सीड्स वाले होते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना। ये सब स्पाइसेज है, कार्डमम, क्लॉव्स, टर्मरिक, सैफ्रॉन। अब सैफ्रॉन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? जम्मू कश्मीर में। टर्मरिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। क्लॉव्स कहाँ पर है? केरला में। और कार्डमम तो आप जान ही रहे, केरला, कार्डमम हिल्स। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, ये हमने अभी दिखाया है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का वर्गीकरण भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो कई बार एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ में क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में नहीं आते क्वेश्चन कभी भी,
सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है, सबसे नवीन चट्टानें कौन सी है, और कई बार होते हैं क्रम लगा दीजिए। देखिए सबसे पहले आर्कियन टाइप की सबसे ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप होता है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। देन धारवाड़ सिस्टम में सर्वाधिक मेटल्स पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक खनिज अगर किसी भी चट्टानी रेंज में पाए जाते हैं वो होता है धारवाड़, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक, कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले के नाम पर पड़ा हुआ है। सभी बड़े बड़े जो बेहतरीन जो जितने भी खनिज होते हैं, सोना लोहा तांबा, सब इसी में मिलता है। देन देखिए कुडप्पा सिस्टम, अब धारवाड़ के बाद फॉर्मेशन हुआ था कुडप्पा का, कुडप्पा के बाद फॉर्मेशन हुआ था विंध्यन सिस्टम का जो कि विंध्याचल पर्वत के नाम पर है। इसी में आपको विंध्यन वाले में ही क्या मिल जाएगा, तो ये मिलता है हीरा, ठीक है, हीरा पन्ना। गोंडवाना सिस्टम में आपको कोयला मिलता है। डक्कन ट्रैप्स काली मिट्टी वाला, और लास्ट है टर्सरी सिस्टम जो कि आपका होता है हिमालय, ठीक है, टर्सरी सिस्टम जो होता है हिमालय। तो ये आपको रॉक्स है। तो सबसे प्राचीन से आप बढ़ेंगे आर्कियन, फिर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डक्कन ट्रैप एंड देन द टर्सरी। तो सबसे नवीन जो चट्टानें हैं टर्सरी है, सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो आर्कियन है। ऐसे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड मिनरल्स, यहाँ पर देखिएगा विश्व के खनिज क्षेत्रों को भी दिखाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया, क्वेश्चन था क्रिबोय रोग किसके लिए फेमस है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिबोय रोग यूक्रेन में है और किसके लिए फेमस है, लोहा। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नीटोगॉर्स किसके लिए फेमस है, रसिया में आयरन। मंचूरिया किसके लिए फेमस है, सेनियांग रीजन में आयरन। कोयला से क्वेश्चन बनता है, मिनास जिरास माटोग्रासो कोयले के लिए फेमस है। ठीक, कॉपर के लिए कटंगा का पठार है। चुपकी कमाटा है, अटाकामा डेजर्ट वाला, ये कॉपर के लिए फेमस है। गोल्ड के लिए कौन फेमस है, किम्बरले माइंस साउथ अफ्रीका। ठीक है, देन देखिए गोल्ड के लिए ही एक और आपके सामने में है, कालगुडली और कुलगाडली। कालगुडली और कुलगाडली दोनों ही कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया। सिल्वर के लिए कौन है, चिहुआहुआ मैक्सिको में। टीन है शान प्लेटू म्यांमार और यूनान प्लेटू चाइना। ट्राइब्स ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी जनजाति, मैंने बोला था कि जनजाति वगैरह जो है ये लिखा मिलेगा, इसको आपको रटना है और कुछ नहीं करना, बस एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे जनजाति से क्वेश्चन अगर बने तो भारत की जनजाति आपके सामने में है, देखिए ठीक। जनजाति को अगर हम लोग देखें, अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति, ओंग, सोम्पेन, जारवा, सेंटलीज। अंडमानी निकोबारी दोनों भी आप लिख के रख सकते हैं। ठीक, असम में कौन कौन सी जनजाति है, मिकिर, बोडो और रेंगमा। मेघालय की जनजातियां गारो, खासी, जैंतिया। त्रिपुरा की जनजाति है चकमा और लुसाई। मिजोरम में भी लुसाई। मणिपुर में कुकी। नागालैंड में नागा और अंगामी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, आपातानी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डफला, ये सब मैंने हिल्स लिखाए थे। जो हिल्स पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको उसी नाम से जाना जाता है। एक और एक्स्ट्रा है आपातानी। सिक्किम में है लेप्चा। वेस्ट बंगाल उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर है खोंड, बिरहोर, भूमिज। ठीक है, झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो जनजातियां हैं, देखिए संथाल, मुंडा, हो, कोल।
मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा, मुड़िया, अबुझमारिया और गोंड जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? गोंड जनजाति। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, लिखा भी मिलेगा आपको ऐसे। क्लियर है? ये जो आपके सामने पॉइंट अभी दिख रहा है, ये है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये आपके सामने में दिया गया हुआ है। इसी में एक अलग मैटर भी है जिसमें आप वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के भी पॉइंट्स देखेंगे। अभी मैंने 5-6 मैटर लगा रखे, आज तो कंप्लीट आज लग नहीं रहा है कि हो पाएगा, फिर भी आपको इसको पीडीएफ है, इसको आपको लर्न करना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी आप बताएंगे तो मैं एक क्लास और ले लूँगा, नहीं तो आपको बस पीडीएफ है, इसको लर्न करने का है। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, क्या दिया हुआ है, 2 वर्षों पर रिपोर्ट जारी करता है, कहाँ पर फॉरेस्ट कवर एक्सेप्ट बढ़ा है, कहाँ पर घटा है, वो सब आपके सामने में है। भारत में अब ध्यान दीजिएगा 21.67% जोग्राफिकल एरिया है जो कि टोटल फॉरेस्ट कवर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट कवर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो। और किस राज्य में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर्ड की वृद्धि हुई है? कर्नाटक में। ठीक, और कहाँ पर डिक्लाइन हुआ है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। असम और त्रिपुरा को छोड़ दे, ठीक है, असम और त्रिपुरा को छोड़ दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर रीजन में कमी आई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यही सब पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है। ये जो पॉइंट है ये कृषि से रिलेटेड पॉइंट आपके सामने में है कि भारत की 55% जनसंख्या की आजीविका कृषि पर, मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, मैंने यहाँ पर लिखवाया था एक बार क्लास में, तो उसी को यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इसको रीड करेंगे एक बार अच्छे से। कृषि से रिलेटेड पॉइंट्स देखिए, ये सारे पॉइंट कृषि से कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये इंग्लिश में भी है, अभी मैंने हिंदी के लगा रखे, इंग्लिश अलग है हिंदी अलग है। एग्रीकल्चर के डाटा है, कई बार होता है ना क्वेश्चन आते हैं धान की फसल के लिए कितने तापमान, कितनी वर्षा, कौन सा बीज, फसल के टाइप्स, वो भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। बाकी तो मैंने फार्मिंग और एग्रीकल्चर लिखवाया ही है। ठीक है, किस कमेटी के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है? तो पॉइंट है तेंदुलकर समिति द्वारा। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना और निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये सभी कुछ पॉइंट मैंने साथ साथ कृषि के साथ में जोड़ दिया है। ठीक, केसीसी का शुभारंभ कब से हुआ है? राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र कहाँ पर है? विश्व खाद्य दिवस कहाँ कब मनाया जाता है? ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी दिया है, जटरोफा के भी पॉइंट हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, खाद्यान्न फसलें देखिए, इन खाद्यान्न फसलों की भी चर्चा हम लोग कर रहे थे। एकल कृषि क्या होता है, एकल सस्यन क्या होता है, क्रॉपिंग क्या होता है। अब एकल सस्यन मतलब एक ही वर्ष में एक फसल का उत्पादन, एकल सस्यन हो गया। सस्य सघनता क्या होगी? एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र क्रॉस 100। ठीक है, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के शीर्ष धारक राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर नाम आता है भारत। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे चावल। अब चावल की फसल के बारे में क्या पॉइंट? गुणसूत्रों की संख्या इसकी 24। ये सब छोड़ दिया, मैंने लिखवा दिया था, कई बार होते थे कई जगह लोगों को बायो के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एनटीपीसी वालों के, इनके लिए लगवा दिया था, बाकी ज़रूरत नहीं है। उष्णकटिबंधीय फसल है, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए कम से कम। चावल का वनस्पतिक नेम क्या है? ओराइजवा सटाइवा। बुआई का समय है जून जुलाई, कटाई का समय होता है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, धान में नत्रजन तथा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग हम लोग करते हैं जो पाए जाते हैं अजोला, नीलहरित शैवाल का हम लोग अगर बात करें तो।
अजोला, नीलहरित शैवाल, एजोस्पर्मियम, फास्फोबैक्टीरिया, ये सब धान में नत्रजन तथा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खरपतवारनाशी के रूप में क्या क्या चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसको छोड़ सकते हैं। देन आप देखिए संकर धान का विकास किसके द्वारा किया गया था? चीन द्वारा। डापोग मेथड क्या होता है? चावल उत्पादन की विधि फिलीपींस और जापान में प्रचलित है। ठीक है। धान के खेत में पोडिंग की हम लोग बात करें, पानी के रिसाव को कम करने के लिए पंख भंजन किया जाता है। चावल में 6 से 60% प्रोटीन होते हैं, 76% कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा 1.1% आपके सामने में होता है। इसलिए चावल जब आप कई बार खा लेते हैं तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी कई बार प्रोवाइड करता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, माइलेज, एमाइलोपेक्टिन। विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में खाद्यान्न फसलों में धान प्रथम स्थान आता है। मतलब विश्व में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है तो वो आपका है, और उत्पादन किस फसल का सर्वाधिक होता है? धान की फसल का। क्योंकि मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्री जो हम लोग देखें तो इधर ही है, चाइना और इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन सब में धान अच्छा खासा चलता है। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो फसल होती है ओस, अमन और बोरो, ये 3 धान की फसलें होती हैं पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में, ओस, अमन और बोरो। तो बोरो जो है ग्रीष्मकाल में है, ओस जो है शरद काल में है और अमन जो है जाड़ा के फसल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चावल में बौनेपन का जीन कौन सा है? डीजीबुजेन। और प्रथम बौनी प्रजाति जो बनाई गई थी धान की, कृषि निदेशालय द्वारा जो विकसित की गई थी वो थी जया। तो आप सोचिए कि सिर्फ धान और चावल के बारे में इतने सारे पॉइंट लिख दिए। ये जानबूझ के मैटर बनाया गया था ताकि आप कोई एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, तो चूंकि ये जीएस स्पेशल है इसलिए आपको स्पेशल के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाए। अब जो एग्ज़ाम आप देंगे उस हिसाब से आप इसको रीड कर सकते हैं। अपने सॉल्व पेपर को देखने के बाद धान की प्रजातियाँ भी आपके सामने में दी गई हुई है, जिसमें क्वेश्चन जो आए हैं जया, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, साकेत भी आया हुआ है। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है कटक, ये सारे धान के बारे में पूरा का पूरा पॉइंट एक ही जगह पे आपके सामने में। और ऐसे ही आपके गेहूं के भी बारे में, गोल्डन धान में विटामिन ए की अधिकता होती है। चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन बी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है अगर ज़्यादा धो दीजिएगा तो। पालिश युक्त चावल के अधिकांश सेवन से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। पूसा 1460 सुपर फाइन अनाज पहला बायोटेक चावल आपके सामने में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। ब्लास्ट रोग क्या होता है? ट्राईसाइक्लोजोल हम लोग देखते हैं पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, ब्लास्ट रोग खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कुछ बायो के भी पॉइंट है एक्स्ट्रा जो हमने दिया हुआ है यहाँ पर। फिर धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। धान की दलदलीय भूमि से नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्सर्जन होता है। धान के पुआल में कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। मीथेन तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी रिलीज होता है। सुनहला चावल का पीलापन जो होता है बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपके धान के बारे में है। अभी जो पॉइंट है नेक्स्ट जो है ये गेहूं आपके सामने में, इसको गेहूं को भी उसी प्रकार से आपको रीड कर जाना है। ट्रिटिकम एस्टिवियम इसका गेहूं का प्रजाति है। बायोलॉजिकल अगर देखा जाए मैक्सिको में इसको डेवलप किया गया हुआ था नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। ठीक है। तापमान 10 से 25, वर्षा कम हो जाती है, बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है। हरित क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाले मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति के 1-2 नाम दिए गए हुए हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। मैक्रोनी गेहूं क्या स्थिति है? ईमर गेहूं, डेवलर वृद्धि का प्रयोग भी हम लोग इसमें करते हैं। जीरो टिलेज फर्टिलाइजर वाला हम लोग यूज़ करते हैं।
सीड ड्रिल। गेहूं के रोग पीला किट्टू, भूरा किट्टू, काला किट्टू, ये ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट जो होता है, ठीक है। गेहूं में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 to 70%, वसा उतनी ही है, खनिज 20%। तो गेहूं में प्रोटीन भी थोड़ा सा अधिक है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम है, वसा उतनी ही है, खनिज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं की एक उन्नत किस्म कौन सी होती है? कल्याण, सोना, ये सब गेहूं की प्रमुख किस्में। आया हुआ क्वेश्चन, सोनालिका गेहूं की किस्में है ये। नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट आपके सामने मक्का के बारे में है। मक्का तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, ठीक। मक्का जो है एक उभयलिंगीय श्रेणी पौधा है, एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक। मक्का के प्रोटीन को जेन कहते हैं। वैश्विक स्तर पर मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है। मक्का के प्रजाति के रूप में आपको क्वेश्चन बनता है शक्तिमान, तो शक्तिमान आप जो बनेंगे मक्का, ठीक। मेज के पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक। मक्का में कौन सा रोग लग जाता है? जस्टा जिंक की कमी से व्हाइट बर्ड का रोग लग जाता है। सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता किस में होती है? बाजरा फसल में। सर्वाधिक खनिज लवणता की मात्रा भी बाजरा फसल वाले में ही होती है, ठीक। देन देखिए, दक्षिण भारत का अन्न भंडार का उपमा कावेरी घाटी को प्रदान किया गया। आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया अगर हम लोग देखें, दक्षिण भारत का अन्न भंडार अगर हम लोग देखें तो वो कावेरी नदी का बेसिन को कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये सब दलहनी फसल के बारे में पॉइंट सब यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप इसको देख लेंगे एक बार। सारे के सारे चूना, अरहर सब के बारे में पॉइंट है। जो बच्चे एनटीपीसी देंगे तो उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। बाकी लोग अपने हिसाब से जो सॉल्व पेपर आप बनाएंगे, कहाँ क्या ज़रूरत है उसको आपको एक बार देख कर रखने का है, ठीक है। मटर के भी पॉइंट आपको दिए गए हुए हैं, मसूर सब है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। मूंग, उड़द, सारे पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राजमा के भी पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सोयाबीन का पॉइंट है, लोबिया का पॉइंट है। तिलहनी फसलों के बारे में पॉइंट है यहाँ पर, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन सब के बाद पॉइंट यहाँ पर दिए गए हुए हैं। सूरजमुखी, हाँ, एक कुसुम बर्रे की भी बात यहाँ पर की गई हुई है। देन व्यापारिक फसलें आप देखिए, रेशा फसलें जो कपास है, जूट है, उन सब का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है वो तो खैर हमने पहले ही लिखवा दिया है। उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हुई है। गन्ना के भी पॉइंट दिए गए हुए हैं। अब जैसे गन्ना के बारे में अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे कौन सा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तंबाकू से भी पॉइंट है, चाय से भी पॉइंट है, कॉफ़ी से भी पॉइंट है, कहवा भी आ गया आपको। तो ये सारा भारत में कौन से कॉफ़ी का किस्म होता है? तो अरेबिका और रोबस्टा। तो कॉफ़ी भारत में जो होती है बेसिकली सबसे, अरेबिका जो होती है सबसे उच्च किस्म का कॉफ़ी होता है, लेकिन भारत में होता है कॉफ़ी रोबस्टा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये तो लिखा है भारत में रोबस्टा प्रकार का कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उपजाया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपको। एक होता है मोचा कॉफ़ी, ठीक है। एक हो जाता है मोचा कॉफ़ी, और मोचा कॉफ़ी कहाँ पर है? तो यमन, स्पेशल है, ये लिख के भी रख सकते हैं, मोचा कॉफ़ी यमन, ठीक है। तो ये सब है। फिर रबर हम लोग दिखा रहे हैं, रबर के भी पॉइंट यहाँ पर आपके सामने में है। उद्यान विज्ञान वगैरह कुछ पॉइंट है। फल उत्पादन के भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हुए हैं, जिसको कि आपको एक बार देख के रखना है, कौन सी फसल में कौन सा कैल्शियम है, खनिज है, जो भी है वो आप देख पाएंगे यहाँ से। आम के बारे में पॉइंट है, तो इसको एक बार आपको रीड करना है। आम, केला सब है पूरा का पूरा, ठीक। सब्जी के भी पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कौन सी सब्जी में क्या मिलता है। थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है, जो कि एनटीपीसी को संदर्भ में ध्यान में रखकर बनाया गया हुआ था ये, ठीक। आलू, टमाटर, सारा पॉइंट यहाँ पर आपके सामने में देखने को मिलेगा। देन मसाला का भी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, मसाला वाला आपको एक बार देख लेना है सही से।
ठीक है। पुष्प उत्पादन भी आपके सामने में दिया हुआ है। सब्जी एवं फल संरक्षण से क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। ठीक है। बीज प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, जो एक अलग से कुछ एक पॉइंट था जो ऐड कर दिया था हमने, वो ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से रीड करेंगे। ये कुछ जो पॉइंट है ये अलग से भी मैंने दिए हुए हैं जो आपको रीड करने होंगे, यहाँ भी रिटन में है और इसका एक फोल्डर में आप भी देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये सब आप एक बार रीड कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। मृदा प्रदन में कुछ पॉइंट में यहाँ पर कई बार होते हैं, जैसे आप जब CAPF में जाते हैं तो वहाँ पर मुर्गी, बकरी, भैंस, गाय सबसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी चीज़ निकाल कर यहाँ पर दिया गया हुआ है आपको। ठीक है। तो यही इतने हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। प्रमुख पशु और फसल रोग से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हुए हैं, जो कि बायो में भी काम में आ जाएगा आपको अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट है, ये एक अलग से मैटर है, इसका इंग्लिश का वर्जन एक अलग है जो आपको अलग से मिलेगा। देन ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो यूरोप का पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको कॉन्टिनेंट वाइज आपको दिया गया, यूरोप में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। यूरोप के पॉइंट, यूरोप में कंट्री वाइज यहाँ पर पॉइंट्स आपको सारे दिए गए हुए हैं। ठीक है। कंट्री वाइज सारे पॉइंट्स आपके सामने में, किसको हम इटली का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, इटली का डेट्रॉइट किसको कहते हैं, इटली रोम जो है किस नदी के तट पर है, जर्मनी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, रूर वैली, सब है यहाँ पर आपको दिया हुआ। पोलैंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, आइसलैंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, नॉर्वे में क्या बन सकता है, सारे पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हुए। ये फिगर भी साथ साथ अटैच किया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के पॉइंट आपके सामने में है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके लेवल पर। ठीक है। तो ये सबको भी आपको एक बार देखना है। USA से रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हुए हैं। ठीक। तो इसको आप एक बार देखिए, कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास में है ही, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने जुआन डी फूका की भी बात किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। अब स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका है वैंकूवर और विक्टोरिया के बीच में। ठीक है। ये सब पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसको एक बार आप देखिए तो सही, कोई डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हैं, नंबर मैंने आपको दिया ही हुआ है। ठीक है। और जो चीज़ें रहेंगी फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आपको जो नंबर मैंने दिया है आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और नंबर में एक बार और आपको बता देता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपके पास में होने ज़रूरी है। ठीक। 9015931646 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे जितने मैटर है सब आपके सामने में अवेलेबल होंगे। ऐसे मैंने मैटर मोहन जी को दे दिया है तो वो सारे चीज़ों को आपको दिखा देंगे। ठीक है। ये सारी नदियाँ भी है, एक अलग से आपको मैटर भी अभी हमारा है जो अभी मैंने इलोबरेट नहीं किया, इंडिया वाला इलोबरेट किया था, वर्ल्ड वाला बचा हुआ है। तो वर्ल्ड वाला आप एक बार रीड करेंगे, उसमें सारे नदियाँ, झील, झरने, जलप्रपात, स्ट्रेट, इस्थमस, कैनल जो ढूंढेंगे सब मिलेगा। वर्ल्ड की जनजाति सारा कुछ आपको पाया जाएगा। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे लेकर चलेंगे चीज़ों को ध्यान से। ठीक है। इसको एक बार रीड कीजिए, जैसा भी लगे मैं नंबर दिया ही हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कैसे लर्न करना है, क्या करना है। और सॉल्व पेपर बनाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले के। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।